हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिए थे कि आपका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस में हम लोगों को टेंशन मेंबर पढ़ना है पहले। तो टेंशन मेंबर तक पहुंचने के लिए हम आपको कुछ बिल्डअप समझाए कि किस तरह से आपका टेंशन मेंबर कौन सा कहलाएगा, कॉम्प्रेशन मेंबर कौन सा कहलाएगा। हम लोग किस जैसे ट्रस को हम लोग डिज़ाइन करने का कोशिश करेंगे, तो ट्रस के बारे में आपको पूरी कहानी समझा दी है। अब हम लोगों को जाना है जल्दी से जल्दी टेंशन मेंबर की तरफ, लेकिन टेंशन मेंबर पहुंचने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको बताना है वो है आपका कनेक्शन। और इस कनेक्शन में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हमको बोल्टेड कनेक्शन आपको समझाना है। अगर हम आपको क्योंकि आपके सिलेबस में बोल्टेड कनेक्शन अभी है नहीं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अपना टेंशन, कंप्रेशन और बीम्स। तो बोल्टेड कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ हम आपको इतना बताएं जिससे आपका जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टेंशन मेंबर का, तो वहाँ पे आपको कनेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। वो भी बोल्टेड कनेक्शन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो बोल्टेड कनेक्ट वेल्डेड तो हम आपको साथ साथ भी बता देंगे वहाँ पे एक लेक्चर में ही। लास्ट का पार्ट अगर हम वेल्डेड का कहानी समझा देंगे तो ईजिली हो जाएगा। बोल्टेड में लगेगा स्टोरी। तो बोल्टेड में हमको आपको यहाँ आज के इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम लोग बोल्टेड कनेक्शन पे पहुँचे। कनेक्शन क्या होता है कि आप जैसे आरसीसी का एग्जांपल लीजिए, आप अपना बिल्डिंग बनाते हैं। मान लीजिए आपका ये एक स्टोरी है, एक फ्लोर है। यहाँ से आप क्या किए, इस तरह से आपका कॉलम जो है ऐसे आप बाहर निकाल के रखते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। फिर आप उसके बाद यहाँ पे शटरिंग लगाते हैं और बीम और स्लैब बनाते हैं। फिर उसके बाद से आप कॉलम ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें कनेक्शन कहाँ बनता है? जैसे आपका ये प्लान है, इस प्लान में अगर आपका यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ एक कॉलम है, और यहाँ से आपको एक इस तरह से करके बीम चल रहा है, इस तरह से ऐसे करके आपका बीम चल रहा है। तो ये बीम कॉलम का एक जंक्शन, ये क्या बना? कनेक्शन बना। यहाँ पे एक बीम और एक कॉलम आकर के जुड़ रहे हैं। या आप कह सकते हैं कि एक इधर से अगर ऐसे बीम जा रहा है तो 2 और 3, 3 बीम और एक कॉलम एक जगह पे आकर के इस जगह पे आके मिल रहा है। तो इस जगह पे जो आप मिलाते हैं तो आपको वहाँ पे क्या कोई जॉइंट पता चलता है? नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि आप कॉलम को यहाँ तक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये क्या होता है? ये आपका होता है बीम का बॉटम लेवल। जहाँ पे आपका फ्लोर पे बीम आने वाला है उसके बॉटम लेवल तक हम लोग पहले पिलर सारे उठा लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी आपका आना है कॉलम्स। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें शटरिंग लगाते हैं। और शटरिंग लगाते हैं यहाँ से इस तरह से, और इसमें आपका कुछ हाइट तक का यहाँ बीम आता है। और यही बीम का जो टॉप होता है यही आपका स्लैब का भी टॉप होता है। और इसमें कुछ आपका बॉटम में इस तरह से ये स्लैब का थिकनेस दिखा देते हैं। तो इतनी दूर तक हम लोग शटरिंग लगाते हैं। इस पूरे में रेनफोर्समेंट, कॉलम का भी रेनफोर्समेंट इस तरह से जा रहा होता है, बीम का भी रेनफोर्समेंट आपको इस तरह से, बीम का भी रेनफोर्समेंट आ रहा होता है, यहाँ बेंड हो रहा होता है। फिर यहाँ पे स्लैब का भी रेनफोर्समेंट जो आप 8 या 10 mm का देते हैं वो भी यहाँ पे इस तरह से बेंड हो रहा होता है। तो ये सारा स्टील आप लगा लेते हैं और एक बार में आप पूरे में क्या करते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं। और बाद में जब आप शटरिंग हटाते हैं तो यहाँ पे कोई भी जॉइंट जो है आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि कंक्रीट क्या होता है कि यहाँ इस पूरे में ले करके इस पूरे एरिया में आप एक साथ कंक्रीटिंग कर देते हैं। आप जब भी देखते होंगे ढलाई होता हुआ अपने छत का, तो आप देखेंगे कि इस तरह से पूरे एरिया में कंक्रीटिंग जो है वो एक साथ कर दिया गया। अब बाद में जब आप शटरिंग हटाए तो आप छत के ऊपर खड़े होते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता चलता है कि नीचे कहाँ कहाँ पे बीम जा रहा है। आप अपने घरों में देखते हैं कि आप खड़े जहाँ पे हैं हो सकता है नीचे वहाँ बीम हो रहा हो। अगर आप अपने छत पे जाके खड़े होंगे तो आप छत को कभी भी देख के नहीं बता पाएंगे कि नीचे बीम कहाँ कहाँ चल रहा है। आपको पता है वो अलग बात है, लेकिन आप देख के नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि कहीं पे भी कोई ऐसा निशान नहीं रहता है, कोई जॉइंट नहीं रहता है। तो आरसीसी में कनेक्शन तो इस तरह से बनता है। स्टील में लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? एक स्टील का सेक्शन है, मान लेते हैं वो आई सेक्शन ही है जो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे। अब यहाँ से अगर आपका एक बीम अब ये जो स्टील का कॉलम है ये मान लीजिए कि आपका यहाँ तक कुछ है। अगर यहाँ पे आप इस फ्लोर पे आप एक बीम देना चाहते हैं तो ये बीम इसको ऐसे पार करता हुआ तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि पार करता हुआ जाएगा तो फिर ये वाला पोर्शन यहाँ से तो कट गया तो फिर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो वैसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कॉलम हम लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे आपका ये 10 स्टोरी का बिल्डिंग है, यहाँ पे इतने सारे फ्लोर आ रहे हैं, आपका यहाँ से अर्थक्वेक का विंड फोर्स आया या मान लीजिए यहाँ से आपका अर्थक्वेक फोर्स आया, तो ये कॉलम ही आपको बचाता है। तो हम लोग कॉलम कभी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग स्टील में क्या करते हैं, अब आखिरकार कॉलम एक स्टील है आई सेक्शन, उसके अंदर से घुसा करके तो हम स्टील नहीं ले जा पाएंगे ना, कैसे आखिरकार कनेक्शन बनाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोगों का कॉलम रहता है, यहाँ से एक बीम ला करके हम लोग इसमें कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से एक बीम ले जा करके हम लोग इधर से ले जाते हैं।
ये कॉलम चलता रहता है, इसी कॉलम में हम लोग सारे स्टील के स्ट्रक्चर्स को जोड़ देते हैं। आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि आप चाहेंगे कि हम एक स्टील का सेक्शन यहाँ तक कट करते हैं, तो यहाँ तक अगर आप कट कर देंगे, उसके बाद आप चाहेंगे हम बीम ले जाएं, तो आप कुछ ऐसा बनाएंगे कि यहाँ से आप स्टील को यहाँ पे कट कर दिए, उसके बाद आप यहाँ से एक बीम ऐसे आगे ले गए, फिर तो आपको यहाँ से ही स्टील ले जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे घुसाते हुए ले जाएंगे, स्टील मेल्ट होकर के साथ में जुड़ तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो हार्ड रहता है। तो इसलिए आप कनेक्शन जो स्टील में बनाते हैं वो हमेशा क्या होगा, अलग अलग सा कनेक्शन होगा। अब जैसे आप यहाँ पे इस बीम को आप इस वाले कॉलम में ला करके जोड़ रहे हैं, तो कैसे जोड़ेंगे, ये बीम इस कॉलम में कैसे चिपका, फेविक्विक लगा के तो नहीं चिपका देंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ बोल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से यहाँ पे ऐसे बोल्ट्स करेंगे, या फिर वेल्डिंग कर देंगे इस तरह से, या तो बोल्ट्स या नहीं तो यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे, यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे। जो आप अमूमन देखें कि आपके जो स्टील के स्ट्रक्चर्स कुछ बन रहे होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा वेल्डिंग यूज़ हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस जगह पे आखिर कॉलम को बीम से जोड़ना है तो किसी तरह तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो वो जो आपका एडेसिव का काम करता है वो आपका या तो बोल्ट करेगा या फिर आपका वेल्डिंग करेगा। तो ये जो आपका कनेक्शन है, इस तरह से ये जो आपका हुआ, यहाँ जो आप वेल्डिंग या बोल्टिंग कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन। और ये कनेक्शन जब भी आप टेंशन मेंबर डिज़ाइन करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट होगा कि कनेक्शन के वजह से यहाँ पे कितना लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये बीम आपका टेंशन मेंबर है, मान लेते हैं, तो टेंशन मेंबर है तो वो यहाँ से भी फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है, यहाँ से भी फेल हो सकता है, या फिर जहाँ पे आप होल किए हैं उस होल के जगह से सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है। तो वहाँ से भी हम लोगों को तो चेक तो करना पड़ेगा ना, भले वहाँ पे फेल नहीं हो रहा हो लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। तो कितना होल हुआ, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या उसकी वजह से स्ट्रेंथ में लॉस हुआ, वो बताता है ये कनेक्शन वाला चैप्टर। इसका अपने आप में एक 8 लेक्चर 10 लेक्चर का एक यूनिट होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब हमको आपको वो बोल्टेड कनेक्शन बताना है कि बोल्टेड कनेक्शन कैसे लगता है, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे एक कुछ अंदाज में तो आप न्यूमेरिकल के लायक हो जाएंगे कि आप थ्योरी में तो आपको कुछ नहीं ज़रूरत है इसका, आप थ्योरी रट लेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको जब सॉल्व करना हो तो एटलीस्ट उस समय ये क्वेश्चन नहीं आए कि बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है। ये हम आपको आज बताना चाह रहे हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना होगा कि आपको पहले ये तो बताना होगा ना कि हम कितने तरह के स्टील के सेक्शंस यूज़ करते हैं। अभी हम आपको बताया कि कॉलम में बीम लाके जोड़ेंगे, तो बीम लाके जोड़ेंगे तो वो बीम कौन सा मेंबर होगा, स्टील में कितने तरह के मेंबर होते हैं। जैसे कंक्रीट में आपको पता है कि आप M10, 15, 20, 25 ये सब बिल्डिंग में जनरली यूज़ करते हैं। स्टील का आपको पता है कि आप Fe 250, 415 और 500 जनरली आप यूज़ करते हैं। तो ये तीनों आपको मार्केट से बने बनाए मिल जाते हैं। कंक्रीट आप साइट पे अपने हिसाब से बनाते हैं, इसके अंदर भी आपका सीमेंट रहता है, सैंड रहता है, एग्रीगेट रहता है। तो सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर प्लस स्टील, इतनी सारी चीज़ों को आप जोड़े तो आपका आरसीसी बना। स्टील के स्ट्रक्चर के केस में क्या है कि एक स्टील है, स्टील का आपका एक स्टील आपका मटेरियल है, उसका आपको स्टील का मेंबर्स है। अब इसमें कोई दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बस एक स्टील है। अब इस स्टील को आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि स्टील जब भी होगा तो कुछ ना कुछ आपको टफ होता है चीज़। अब इसका आप या तो ऐसा शेप बना लीजिए, या तो आप इसका ऐसा शेप बना लीजिए, या तो आप इसका ऐसा शेप बना लीजिए, या तो आप इसका ऐसा शेप बना लीजिए, कुछ भी शेप बना लीजिए। सब में आप इमेजिन देख सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ अंदाज में कि सबका CG कुछ अलग अलग होगा, सबका एरिया अलग होगा। आप यहाँ पे A1, A2, A3 करके आप एरिया निकाल देंगे, यहाँ भी आप A1, A2, A3 करके निकाल देंगे, यहाँ A1, A2 कर देंगे। या तो आप इसको यहाँ से ले लेंगे, या तो यहाँ से ले लेंगे, या फिर इसके सेंटर से ले लेंगे, तो दोनों तरफ का आपका इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से करके आप स्टील के अलग अलग सेक्शंस बना सकते हैं, और ये सेक्शंस आपको फैक्ट्रीज़ में बनती है और बन करके आपके एरिया में, आपके मार्केट्स में जहाँ पे भी स्टील का आपको सामान मिलता है वहाँ आपको ये अवेलेबल होता है। इनकेस अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक करेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप डिज़ाइन कैलकुलेशंस करेंगे, आप चेक करेंगे कि आपको कितना का आपको मेंबर चाहिए। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आई सेक्शन चाहिए 300 mm डेप्थ का, तो आप देखेंगे कि ये कितना लगेगा। अगर ये बहुत लग रहा है 100, तो आप मार्केट में ऑर्डर दे देंगे, वो क्या करेगा कि इस 300 का ही आपको 100 पीस आपके लिए मंगवा देगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 300 का 10, 400 का 8,
250 का 5, इस तरह से ऑर्डर देंगे तो आपका फिर पॉसिबल नहीं होता है मिलना। स्टील के साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन भी एक इश्यू है। वो आप अलग अलग साइजेस का है, तो सब साइजेस का एक दुकान में एक टाइम पे अवेलेबल मिलना भी मुश्किल है। तो इसमें कोशिश किया जाता है कि हम लोग कोशिश करें कि एक ही टाइप के मेंबर्स पे ज़्यादा रहें। अगर हमको 300, 325, 250 इस तरह से अगर हम लोगों का रिक्वायरमेंट आ रहा है, तो हम लोग एक चीज़ करें कि अगर हम लोग 2 पार्ट बना लें, एक कर लें 350 वाला, जो 325 और 300 वाले सारे फोर्सेस 350 वाले साइज़ में कवर हो जाएंगे, और एक हम लोग 250 ले लें जो 250 का सारा कवर हो जाएगा। ये मंगा लें 50, ये मंगा लें 50। अगर अलग अलग भी निकल रहा है तो कोशिश करें कि 10-20 mm आगे पीछे करने से बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग में इशू नहीं होगा, साइड पे मिल तो जाएगा। ठीक है, तो अब यही चीज़ रह जाता है दिमाग में कि कितने तरह के स्टील मार्केट्स में अवेलेबल है, और ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कितने तरह के स्टील है। हम तो आपको अभी लेक्चर दे रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, पता आपको कैसे चलेगा कि मार्केट में कितने तरह के स्टील बनते हैं। हो सकता है हम भी आपको अगर अभी पूरा नहीं बताएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा स्टील टेबल से। ये स्टील टेबल बताता है कि मार्केट में कितने तरीके के स्टील बन रहे हैं। क्या होता है अभी समझा देंगे। और ये स्टील टेबल बेसिकली होता क्या है, ये IS 808 का ही आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रेस करके सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला एक बुक बना दिया गया जिसका नाम है स्टील टेबल। ये एक्चुअली में क्या है, एक बुक है जो कि लगभग 50 पेजेस का है, और इसमें आपको स्टील के सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दिया है जो मार्केट में कौन सा स्टील अवेलेबल है, अगर वो स्टील है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अभी हम समझा देंगे क्या प्रॉपर्टीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। तो IS कोड तो आपको पता है क्या होता है, जो आपको दिया जाता है, जिसके इंडियन स्टैंडर्ड एक तरह से आपका ये बुक है जिसको आपको फॉलो करना है। इसमें सारे आपको थ्योरी भी मिल जाएंगे कि किस स्टील को वो स्टील बोलता है, क्या होता है, किस तरह से होता है, और कितने तरह के मार्केट में अवेलेबल है। वो इसमें एक टेबल दिया हुआ है बहुत सारा, उस टेबल को ही सिर्फ उठा करके इस वाले बुक में ले आया गया है, और इस बुक का नाम ही रख दिया गया है स्टील टेबल। हम आपको इसका PDF अवेलेबल करा देंगे, जो आप अपने लेक्चर जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे आपको स्टील टेबल का PDF मिल जाएगा। IS 808 का भी PDF ले सकते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना आपको वो एग्ज़ाम में ले जाना अलाउड होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कैसा कैसा स्टील बनता है उसकी बात होती है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टील टेबल के बारे में जानना है। अब एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि बीटेक वालों को तो ये स्टील टेबल ले जाना अलाउड होता है एग्ज़ाम में। डिप्लोमा वालों में क्या करता है कि ये स्टील टेबल अलाउड नहीं करता है, और आपके क्वेश्चंस में हर वो इन्फॉर्मेशन जो इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको स्टील टेबल में जो वैल्यू होता वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपका टाइम बचे और आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, हम आपको स्टील टेबल पढ़ना भी सिखा देंगे। लेक्चर्स के बीच में जब हम न्यूमेरिकल पे पहुंचने लगेंगे तो हम आपको स्टील टेबल रीड करना भी सिखा देंगे, और हम आपको आज इस लेक्चर में ये भी बता देंगे कि कितने तरह के आपके सेक्शंस अवेलेबल होते हैं। आप देख भी रहे होंगे अभी तक कि आपके ये इतने तरह के सेक्शंस जो है मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या सेक्शंस हैं, ये है आपको एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं C सेक्शन। C शेप का होता है इसलिए। एंगल सेक्शन को हम लोग बोलते हैं L सेक्शन, क्योंकि ये L शेप का होता है इसीलिए। I सेक्शन, T सेक्शन, राउंड बार्स, स्क्वायर बार्स, कोरुगेटेड शीट, एक्सपेंडेड मेटल, फ्लैट बार्स, प्लेट्स, रिब्ड टॉर्ड स्टील बार्स, इतने तरह के जो आपके एक तरह से स्टील के मेंबर्स जो हैं वो आपको मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। अब एक एक करके हम लोग इन सारे सेक्शंस को देखते हैं। आप देखे हुए होंगे, लेकिन हम जल्दी जल्दी अब आपको डिस्कस कर देते हैं। पूरा थ्योरी इसमें जितना लिखा है हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे ये वाला, लेकिन जो आप ये पार्ट देख रहे हैं ये आपके मार्केट फॉर्म्स ऑफ स्टील, ये अलग अलग नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। आपको ये बोला जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस अवेलेबल, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टील एक्सप्लेन विथ प्रॉपर डायग्राम। ये इनफैक्ट आया हुआ भी है एक बार क्वेश्चन लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर डायग्राम। इसमें आपको क्या करना पड़ा था, इसमें आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ी थी जो हम आपको यहाँ पे लिखे हैं, इतने सारे टाइप्स। और आपको इसमें से, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको लगभग आपको सारे टाइप्स जो हैं वो इसमें बनाने पड़े थे। ये वाला बस आपका टाइप्स नहीं होता है, आपको ये 10 टाइप जो हैं ये स्टील स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, बाकी ये तो आपका RCC में यूज़ होता है। तो ये 10 में से आपको कम से कम 6 मार्क्स का है, तो आपको 6 टाइप को अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर आपको पूरा 6 मार्क्स इस थ्योरी में नहीं मिल पाता है।
एंगल सेक्शंस आपको बताया, इसको हम लोग एल सेक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एल सेक्शंस? क्योंकि ये एल शेप के होते हैं। ये रहा आपका एल शेप, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये और ये। अब ये दो क्यों बनाए हैं हम? ये है आपको, इसमें देखिए आपको यहाँ पे डायमेंशन एक एग्जांपल कर दिए हैं। ये आपका 100 है, ये आपका 100 है। यहाँ पे देखिए ये 90 है और ये 60 है। इससे ये पता चल रहा है कि दो टाइप के स्टील एंगल सेक्शंस जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। एक का नाम है आपका, अगर यहाँ लिखा होगा, एक का नाम है इक्वल एंगल सेक्शन और एक का नाम है अनइक्वल एंगल सेक्शन। मतलब क्या कि अगर दोनों लेग का साइज सेम है, 100 100, 80 80, 60 60, 90 90, तो ये इक्वल एंगल है। इसमें क्या होगा कि आप इसको किसी भी तरह से प्लेस कर दें, सीजी तो आपका यही रहेगा और दोनों तरफ से इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो बराबर ही है। यहाँ से भी एज उतनी दूरी पे है, यहाँ से भी एज जो है आपका उतनी ही दूरी पे है। अनइक्वल एंगल में ऐसा नहीं होता है। अनइक्वल एंगल में अगर ये आपका सीजी है तो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो अनइक्वल एंगल में इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरफ से आप कनेक्शन बना रहे हैं। अगर आप छोटे वाले साइड में, इधर एक प्लेट है और इसमें ये छोटा वाला साइड को कनेक्ट कर देंगे, ऐसे बोल्ट कर देंगे, तो ये तो इससे जुड़ जाएगा, ये वाला पैर बाहर रह जाएगा, क्योंकि एल शेप है ना, तो ये तो बाहर ही रह जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा बाहर रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप ये लॉन्गर वाले साइड में अगर ऐसे प्लेट लगा देते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, इधर आप नहीं कनेक्ट करते हैं, तो ये छोटा वाला लेग बाहर है, तो छोटा वाले में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये इक्वल एंगल और इक्वल और अनइक्वल जो एंगल्स होते हैं ये आपको स्टील स्ट्रक्चर में अलग एक टाइप होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कनेक्टेड विथ इक्वल एंगल्स या अनइक्वल एंगल्स, और ऐसे लिखा रहेगा इक्वल एंगल ऑफ साइज 100/100/6 mm, मतलब 100 एक लेग, 100 एक लेग, 6 mm उसका थिकनेस, ये वाला। या फिर लिखा रहेगा अनइक्वल एंगल ऑफ साइज 100/60/6 mm। तो इसका मतलब है कि एक लेग 100 है, एक 60 है, और लिखा रहेगा कि कनेक्टेड विथ स्मॉलर लेग। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस तरफ भी प्लेट आपका है, मान लीजिए ये प्लेट है, तो इस प्लेट में आपका इस तरह से ये आपका एंगल जुड़ा है और ये है आपका 60, ये है आपका 100, क्योंकि लिखा है ना कनेक्टेड विद स्मॉलर लेग, तो स्मॉलर लेग का मतलब है कि 60 से ये आपको जुड़ा है, 100 वाला बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपको इक्वल और अनइक्वल एंगल। अभी इसी एंगल में, अभी तो हम आपको ये टाइप समझा रहे हैं कि ये कितना टाइप का है। इसमें एक शॉर्ट में एक चीज़ और समझ लीजिए कि इस एंगल में आपको एक ये होता है कि आप इस एंगल को या तो एक यूज़ कर सकते हैं एक जगह पे, या फिर आप इसको 2 या फिर 4 भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक आपका ये एंगल है, इसमें आप एक इसी जगह से इस तरह से साथ लगा करके एक इस तरह से दूसरा एंगल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको लोड एक एंगल से नहीं ले पा रहा हो और आपको कैलकुलेशन में दिख रहा हो कि 2 एंगल से, तो वो ज़रूर ले लेगा। जैसे आपका 80% लोड बियर कर लिया सिंगल एंगल, लेकिन 20% लोड रह जा रहा है, तो आप 2 लगाएंगे तो ऑब्वियसली दोनों 50-50 करके बियर कर लेगा। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, डबल एंगल यूज़ कर लेंगे। अब या तो आप इसको इधर से कनेक्ट कर दीजिए या फिर आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए, इस तरह से, मतलब राइट साइड में ले लीजिए या तो नीचे के साइड में ले लीजिए। तो ये हो गया आपको डबल एंगल। आप इसको 4 भी कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो ये आपका 4 एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल्स आप जब आगे क्वेश्चन में जाएंगे टेंशन मेंबर में, तो वहाँ आप पे कभी कभी आपको इस तरह से लिखा रहेगा 2 ISA 100/100/6। इसका मतलब क्या है कि डबल एंगल है। या फिर आपको सिर्फ लिखा रहेगा ISA 100/100/6। इसका मतलब है कि ISA एंगल सेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं ISA से। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, वो तो हमेशा आपको याद रहेगा क्योंकि आप IS वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। A मतलब हो जाएगा एंगल। अब जब आप आगे स्टील टेबल देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि एंगल सेक्शन वर्ड नहीं यूज़ करके ISA लिखा रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको ISA लिखा रहेगा। तो ISA लिखा और उसके आगे कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ लिख देगा 100/100/6। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल एंगल है और ये एंगल है और ये इसका थिकनेस 6 mm है। इस तरह से एंगल सेक्शन को डिनोट किया जाता है। यही चीज़ हम आपको यहाँ पे लिखे हुए भी होंगे कि आपको ये इसको आपका जो है ये अनइक्वल एंगल सेक्शन जो है ये आपको 30 mm, 20 mm, 3 mm,
200 mm 150 mm बाई 18 mm, मतलब आपको स्मॉलेस्ट अगर देखिएगा तो 30/20 का मार्केट में मिलता है, लार्जेस्ट देखिएगा तो 200/150 का मिलता है, और थिकनेस 3 mm से लेके 18 mm तक वेरी करता है। अब यहाँ तो हम आपको इन जनरल बता दिए, अभी हम आपको ये तो नहीं बताया कि 30/20 के बाद आपका नेक्स्ट वाला जो है वो किस साइज़ का मिलता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है यही आपको मिलता है स्टील टेबल में, क्योंकि आखिर लगभग 500 टाइप्स के आपके मार्केट में सेक्शंस अवेलेबल हैं, तो 500 बताना भी पॉसिबल नहीं है, आपको याद भी नहीं रहेगा। तो कभी भी स्टील जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको अपने किसी भी मेंबर का, जैसे आप 100/100/6 का एंगल ले रहे हैं, उसका कोई भी प्रॉपर्टी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? एरिया ऑफ एंगल हो सकता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम में कभी भी आपको ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, हम ये समझा देते हैं। यहाँ पे मेरे पास खाली जगह है, हम आपको ये समझा देते हैं। दो तरह के स्टील होते हैं, एक जो हम लोग अपने कैलकुलेशंस में इजी के लिए यूज़ करते हैं, वो जैसे हम लोग एंगल सेक्शन को इस तरह से ले लेते हैं, जो हम लोग अब तक पढ़ते हुए आए हैं बीटेक में, डिप्लोमा में, अपनी इंजीनियरिंग में। इसको कैलकुलेट करना आसान होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको एक A1 बोल देते हैं, और यहाँ से इसको एक A2 बोल देते हैं, और रेक्टेंगुलर मान के इसका एरिया निकाल देते हैं। लेकिन जो हम लोग मार्केट में स्टील मिलता है, जो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है रॉल्ड स्टील। रॉल्ड स्टील आप कहीं भी स्टील टेबल देखेंगे, IS कोड देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बुक्स देखेंगे, आपको बार बार ये वर्ड दिखाई देगा, रॉल्ड स्टील। रॉल्ड स्टील का मतलब ही यही हुआ कि जो मेन आपका जो एक्चुअल स्टील था, जिससे आप अपना ये मेंबर्स बनाने वाले थे, आप उसको मेल्ट किए, मोल्टन कर दिए। उसके बाद आप अपने अलग अलग आप अपने वो एक तरह से वो बनाए हुए हैं, बॉक्सेस बनाए हुए हैं शेप्स के, जिसमें आप इसको इंसर्ट करके आप ठंडा कर देंगे और वो उसी शेप का रह जाएगा। जैसे आपका एक मोल्ड बना हुआ है L शेप का, आपका एक मोल्ड बना हुआ है C शेप का। अब इसके अंदर आप पूरा अपना वो स्टील मोल्टन करके भर देंगे, इसके अंदर भर देंगे जो भी लेंथ का आपको स्टैंडर्ड बनाना है। उसके बाद जब ये कूल हो जाएगा, फिर आप ये मोल्ड हटा देंगे, तो ये इसी शेप का बना हुआ रह जाएगा ना। तो इस तरह से जो प्रोसेस से बनाया जाता है, गरम करके पहले उसको मेल्ट कर दिए, और उसके बाद फिर उसमें आप अपना जो शेप अलग अलग प्रोवाइड किए, फिर वो ठंडा हो गया, वो जो स्टील बना वो कहलाता है रॉल्ड स्टील। अब ये रॉल्ड स्टील जो इंडिया के मार्केट में जो बनता है, ये कभी भी आपको परफेक्ट ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? आपको हम यहाँ पे बना देते हैं एक एक करके सबका एंगल सेक्शन का। एंगल सेक्शन आपको इस तरह से मिलेगा, यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे स्लोप होना शुरू होगा, और फिर उसके बाद यहाँ से भी ऐसे स्लोप होगा, और फिर यहाँ से भी ऐसे स्लोप हो जाएगा। ये वाला हटा देते हैं। ये इस तरह से ऐसा होगा। यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर नहीं है, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर नहीं है, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर नहीं है। ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे स्लोप बना हुआ है। तो स्लोप बना हुआ है, तो अब आपको बोला जाएगा इसका एरिया निकालिए, तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप इसका एरिया एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे? इस शेप का एक अलग एरिया होगा, निकाल तो आप एग्जैक्टली सकती हैं, मगर उसमें कैलकुलेशन सोचिए कितना होगा। एक 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपको आधा से 1 घंटा लग जाएगा पहले तो ये एरिया निकालने में, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी ज़रूरत है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका एंगल बनता है। आई सेक्शन ऐसा बनता है, ये यहाँ से ऐसे स्लोप्ड, जहाँ जहाँ आप रेक्टेंगुलर माने थे वो सारा पोर्शन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे स्लोप्ड होता है। इस स्लोप को हम लोग बोलते हैं थ्रॉट। ऐसा। अब इसका भी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे ये इतना सा एरिया कोई भी रेक्टेंगुलर नहीं रहा, तो आप राउंड फिगर में तो कर नहीं सकते हैं। आपको एग्जैक्ट, क्योंकि आप इंजीनियर हैं, आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपको एग्जैक्ट बताना होगा। तो एग्जैक्ट कभी भी आप इस तरह का कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह का चैनल सेक्शन भी बना देते हैं। ये चैनल सेक्शन ऐसा होता है, ये ऐसे ही स्लोप बन जाएगा, और स्लोप बनते बनते मतलब इस एज से लेके इस एज के बीच में कहीं पे भी आपको एक शार्प एज नहीं मिलेगा, सब स्लोप में। अब बाहर आपका ये इस तरह से शार्प एज है, तो ये चैनल सेक्शन हो गया, सी सेक्शन। तो इन सब का एरिया, इन सब का ये जो CG का ये जो डिस्टेंस है, ये जो ओरिजिन है, इसका यहाँ से नियरेस्ट एज से इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस,
ये सी एक्स एक्स और सी वाई वाई कहलाता है। मतलब सी जी एक्स एक्स वाले डायरेक्शन में भी कितना गैप है और वाई वाई वाले डायरेक्शन में भी कितना गैप है। ये सी एक्स एक्स सी वाई वाई एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको हो सकता है रेडियस ऑफ जायरेशन आर, स्लेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए आपको काम आता है। तो ये सारी सेक्शन मॉड्यूलस जेड, जो रेक्टेंगुलर का आप जनरली तो निकाल लेते हैं बी डी स्क्वायर बाई 6, इस तरह के शेप का कैसे निकालेंगे, आई वाई वाई करेंगे तो फिर वाई तो निकाल लेंगे, आई कैसे निकालेंगे, वही कैलकुलेशन वाला दिक्कत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। तो ये जेड हो गया, आर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक का हुआ। अब ये 100/100/6 है तो कैलकुलेशन कुछ और होगा। अगर इसको 100/100/8 कर लीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा 6 के बदले, तो फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जितने भी टाइप्स के मार्केट में स्टील मिल सकते हैं वो मिलेगा स्टील टेबल में, और सब स्टील के सामने उसका ये जितना भी हम आपको यहाँ ये प्रॉपर्टी लिखे हैं, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि इसका वेट भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये एक स्टील जो है 1 मीटर में कितना वेट का होगा, ताकि आप कैलकुलेट कर सकें कि अगर आप 10 मीटर का कोई स्टील मंगाने वाले हैं तो उसका कितना वेट होने वाला है। ये भी तो एक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में बन रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो आपको पहले से मिल जाए तो आपके लिए बेटर है कि ट्रांसपोर्टेशन में वेट के हिसाब से अगर कॉस्टिंग लगता है तो कितना लगेगा ये पता चल जाएगा। तो ये आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन हर एक टाइप के स्टील सेक्शन के लिए आपको स्टील टेबल में लिखा रहता है। इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना है, एरिया तक आपको याद नहीं करना है। आपको स्टील टेबल ले जाने नहीं दिया जाता है जनरली एसबीटी में, आपको क्वेश्चन में उसका डेटा प्रोवाइडेड रहता है। आपके पास स्टील टेबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर स्टील स्ट्रक्चर का पढ़ने वाले हैं तो आपको इतने सारे आई सेक्शंस के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया के लिए जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का एंगल सेक्शन। उसी तरह से अब आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा एंगल में इक्वल और अनइक्वल होता है। ये आपका देखिए इस तरह से एंगल सेक्शन होता है। हम लोग इस क्रॉस सेक्शन को दिखाते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से ऐसे स्लोप बना हुआ है, ये वाला एज भी आपका ऐसे स्लोप बना हुआ है। ठीक है, और यही हम लोग मार्केट में अक्सर देखते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन हम आपको समझा दिए कि ये B × A × C क्या होता है, ये B है, ये A है और ये थिकनेस C है। इसी को हम लोग लिखते हैं 100/100/8। तो ये BA जो है ये साइड्स की बात हो रही है। तो ये हो गया हम लोगों का एंगल सेक्शन। उसके बाद चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन मतलब क्या, C सेक्शन, क्योंकि ये C शेप का दिखता है इसलिए। पहले डायग्राम देख लीजिए, इसका डायग्राम नहीं है। ठीक है, जैसे आप ये I देख रहे हैं इसी तरह से सिर्फ I का ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बस यही आपका क्या बन गया, चैनल सेक्शन। अंदर से यहाँ से ये ऐसे स्लोप रहेगा, ये स्लोप है ही, ये स्लोप है ही, यहाँ से ये वाला भी ऐसे स्लोप हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका चैनल सेक्शन। सेम वही आई का हाफ समझ लीजिए आप एक तरह से। ठीक है, अब ये कितने तरह के अवेलेबल होते हैं तो मार्केट में देखिए आप एंगल हम आपको बता दिए इक्वल और अनइक्वल। उसी तरह से आपके जो चैनल सेक्शंस होते हैं ये ISJC, ISLC, ISMC और ISSC टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये भी आया हुआ है SBT में कि चैनल सेक्शंस, ऑब्जेक्टिव में चैनल सेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, और आपको ऑप्शन में 3, 4, 5, 6 लिखा हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 टाइप्स के होते हैं। क्या है ये, ISJC, IS मतलब तो इंडियन स्टैंडर्ड, C मतलब तो चैनल, सिर्फ आपको JLMC का MS का मतलब याद रखना है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल मतलब छोटा वाला चैनल जो हल्का वेट लेने वाला है। लाइट वेट चैनल जो उससे थोड़ा सा भारी लेने वाला है। जूनियर मतलब बिल्कुल छोटा। लाइट वेट मतलब है कि उससे थोड़ा बड़ा लेकिन लाइट वेट लेगा। उसके बाद मीडियम, और एक आता है स्पेशल, कि मतलब किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में कुछ अलग टाइप का अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको पहले से कुछ बने हुआ मिलता है, जो कि कई बार जैसे ऐसा होता है ना कि एक इस तरह के C को एक ऑपोजिट वाले C से जोड़ करके एक इस तरह से बॉक्स बना दिया जाता है रेक्टेंगुलर। अगर ऐसा सेक्शन नहीं मिलता है मार्केट में तो 2 C को आपस में यहाँ पे वेल्डिंग करके इस तरह से जोड़ करके बॉक्स बना दिया जाता है। तो कौन सा वाला स्टील जुड़ेगा वो सब में आता है वो आपको स्पेशल वाले के अंदर में। तो ये 4 टाइप के आपके आ जाते हैं। जनरली आपको ISMC आप देखेंगे कि आपके न्यूमेरिकल्स में ये यूज़ होता है। मार्केट में कोई सा भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगा रहे हैं। तो आपको बस मार्केट में जाना है, आपको बोलना है ISMC और साथ में आपको बताना पड़ेगा हाइट। और इसका यहाँ डायग्राम ये बना हुआ है, यहाँ पे ये वाला हाइट,
ये टॉप से लेकर के बॉटम तक का जो हाइट है आपको ये बताना पड़ेगा। ISMC 300 अगर आप बोलेंगे तो वो आपको यही वाला निकाल करके ला के देगा। इसमें ये आपका 100 होगा, ये आपको इसका चिंता नहीं करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको रहता है। मतलब है कि जब 300 का होगा तो ये विथ 100 का ही आएगा, ये इस तरह से आपको बनाया हुआ रहता है। अब ये क्यों बनाया हुआ रहता है? क्योंकि कंपनी अपने कैलकुलेशंस करके रखती है कि अगर हम ये 100 देंगे और ये 300 रहेगा तो उनका लोड जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, हो सकता है उनका CG कुछ यहाँ पे आ जाए, तो इसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करके रखती है। ये आप डिसाइड नहीं करते हैं कि ये कितना होगा, आप सिर्फ देखेंगे कि आपको ये वाला कितना चाहिए। तो ये ISMC आपको ISLC ISJC ये सारे अलग अलग आपको हाइट्स पे आ सकते हैं। कहाँ मिलेगा? स्टील टेबल में मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे ये सारा थ्योरी लिखा है, ये बताना चाह रहा है कि किस तरह से साइजेस जो है वो मिलता है 100 mm बाई 45 mm टू 400 mm बाई 100 mm। मतलब 100 mm हाइट होगा, 45 mm उसका लेंथ होगा, स्टैंडर्ड साइज एक। उसके बाद हो सकता है 100 के आपका हाइट होगा, दूसरा आपको हो सकता है 50 mm का लेंथ होगा। उसी तरह से 300 का हाइट होगा और यहाँ पे आपको 100 mm का होगा। 400 का हाइट होगा, 100 mm का आपको ये वाला लेग होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको इतने तरह के चैनल सेक्शंस आपको मिलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में। थ्योरी के लिए तो हम आपको बता ही दिए कि आपको सारे टाइप के सेक्शंस के बारे में पूछेगा, डायग्राम बनाते जाना है, ये 4 टाइप्स के हैं बताना है, और साथ में लिख देना है कि इस तरह से इसका हाइट जो है वो मेंशन किया जाता है। ISMC 300 का मतलब 300 mm का हाइट होता है। बस ये सारे 4 लाइन आपको सारे ही टाइप्स में लिखते चले जाना है। ठीक है, आई सेक्शन आपको बता चुके हैं। आई सेक्शन के बारे में आप पहले इमेज देख लीजिए, ये आपका आई सेक्शन होता है। इसको हम लोग वेब बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं, इसको हम लोग फ्लेंज बोलते हैं। अब देखिए इसमें कैसे कैसे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप ISMB 300 की बात करते हैं, मतलब आपका बीम जो है वो 300 का अगर हाइट है, तो उसमें देखिए टोटल विड्थ कितना मिला, 150 मिला। इसमें यहाँ पे देखिए ये जो थिकनेस मिला ये कितना मिला, 9.40 mm। उसके बाद यहाँ पे जो थिकनेस मिला ये कितना मिला, 6.7 mm। ये एंगल कितना मिला, 98 डिग्री। आप कितना सोच के चल रहे थे, 90 डिग्री, लेकिन एग्जैक्टली कितना है, 98 डिग्री है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि जो आप सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो होगा। अब आपको ये फ्लेंज का थिकनेस तो नहीं पता था ना, आप बोले ISMB 300, लेकिन उसमें ये तो कहाँ पता चला कि फ्लेंज कितना थिक होगा। तो स्टील टेबल में मिलेगा कि फ्लेंज कितना थिक होगा। इसको बोलेंगे TF, इसको बोलेंगे TW। ये फ्लेंज का और वेब का आपका थिकनेस होता है। ठीक है, अब ये कितने टाइप के स्टील सेक्शंस अवेलेबल होते हैं? ये होते हैं 5 टाइप्स के, ISJB, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB। अब आपको सेम, IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, B मतलब बीम। आई सेक्शन जनरली क्या होता है ना कि ये जनरली बीम्स के लिए ही सिर्फ यूज़ होता है ज़्यादातर, इसलिए जब भी आई सेक्शन की बात आती है ना तो यहाँ पे आप कोडिंग में देखेंगे कि लास्ट में ISWI नहीं लिख दीजिएगा, ISMI नहीं लिख दीजिएगा, कि है वो आई सेक्शन लेकिन वो क्योंकि बीम में यूज़ होता है इसलिए जनरली उसका ये B लिया गया है। तो ISLB, ISMB, ISJB, ISWB, ISHB ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो चैनल कितने टाइप्स के हैं? 4। एंगल कितने टाइप्स के हैं? 2। आई सेक्शन कितने टाइप्स के हैं? 5। ठीक है, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितने कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक आप 1-2 क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, आप जब अपना 20 आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें से एक क्वेश्चन स्टील में से ये सब भी आ जाता है। ये सारे हम आपको कहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, IS और B का मतलब समझ में आ गया। J मतलब है जॉइस्ट, इंडियन स्टैंडर्ड जॉइस्ट बीम। जॉइस्ट क्या होता है? बीम का ही एक नाम होता है। जो आपको हम एग्जांपल दिए थे कि पुराने घरों में जो आप देखेंगे कि आपका जो रूफ़ होता है वो पक्का का नहीं होता था, टेम्प्रोरी रूफ़ होता था, या फिर आपको वो जो टाली जिसको हम लोग कहते हैं उसका होता था। उसको सपोर्ट करने के लिए या तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था या फिर आपको स्टील का आई सेक्शन इस्तेमाल किया जाता था। उस आई सेक्शन को हम लोग नाम बोलते हैं जॉइस्ट, उसको बीम नहीं बोलते हैं। पूरा इस तरह के घरों में सपोर्ट करने के लिए जो उसका नाम होता है वो जॉइस्ट कहलाता है। तो J मतलब जॉइस्ट, L मतलब लाइट बीम, M मतलब मीडियम, LB मतलब लाइट बीम, MB मतलब मीडियम बीम, WB मतलब वाइड फ्लेंज बीम। वाइड फ्लेंज मतलब कि कुछ आई सेक्शन ऐसे भी आते हैं, है तो ये आई सेक्शन, लेकिन आप देख सकते हैं कि हाइट से ज़्यादा आपको फ्लेंज का विड्थ है। और जनरली आप जो देख रहे थे आई सेक्शन उसमें क्या है, ये फ्लेंज का विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है। ये 150 है और ये 300 है।
किसी किसी में ये 150 ये 300 भी मिलेगा, तो किस में मिलेगा, ISWB में मिलेगा। और ISHB जो है हैवी बीम, मतलब बहुत हैवी लोड है तो ये स्पेशल केस है वाइड फ्लेंज वाला, तो ये मीडियम बीम है तो ये, लाइट बीम है तो ये, और जॉइस्ट की तरह यूज़ करना है तो ISJB। ये 5 टाइप्स के होते हैं। एग्जाम में आपको जनरली जो मिलेगा वो ISMB ही मिलेगा हर जगह पे कैलकुलेशन में। उधर क्या मिलेगा, ISMC, इधर मिलेगा ISMB। ठीक है, तो आपको MC और MB मतलब मीडियम वाले ही आपको ज़्यादातर जो है वो कैलकुलेशंस में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि उस समय आसान हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ये वाला खोलना है। इसमें आपको हो सकता है 300 हो, 350 हो, 400 हो, 450 हो, 500 हो। LB में हो सकता है आपको 200 हो, 250 हो, और ये 300 तो ISMB में आ जाएगा। फिर JB में क्या होगा कि 200 से छोटा मतलब 100 हो, 150 हो, 175 हो, और आपको 200 तो LB हो जाएगा। मतलब 100 से शुरू होगा, 175 तक JB आएगा, 200 से 250 वाला जो है वो आपका आ जाएगा LB, 300 से लेके 500 तक MB, उसके ये तो स्पेशल केस हो जाएगा, और 500 से लेकर के 750 जहाँ तक कभी मिलता है वहाँ तक का आ जाएगा HB। हाइट बढ़ते रहेगा, उसका कैटेगरी जो है वो एक स्टेप ऊपर होता रहेगा। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, हम आपको स्टील टेबल में दिखा भी देंगे। अभी के लिए आप सिर्फ जानिए कि इतने तरह के स्टील सेक्शंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम स्टार्टिंग में यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये है आपको इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी, हम लिख देंगे आपके नोट्स में इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरी। इससे एक क्वेश्चन आता है, क्या नाम है इस टॉपिक का, मार्केट फॉर्म्स भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शंस। ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन 5-6 मार्क्स का थ्योरी बन सकता है या 4 मार्क्स का थ्योरी बन सकता है। तो आप आई सेक्शन के बारे में जान लिए। ठीक है, उसके बाद आ गया टी सेक्शन। सेम आई में से ऊपर वाला फ्लेंज हटा दीजिए तो टी हो गया। अब आप इसको चाहे ऐसे यूज़ कीजिए, चाहे आप इसको इन्वर्टेड यूज़ कर लीजिए इस तरह से, ऐसे करके, तो ये टी सेक्शंस क्या रहेगा। सेम इसमें भी वही, ये फ्लेंज है, ये वेब है, एक फ्लेंज इसमें से हटा दिया गया, सारा एरिया विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी XYZ वैल्यूज़ है सब स्टील टेबल में मिल जाएगा। ठीक है, राउंड बार्स ये सब भी आपको यूज़ होते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन में ये नहीं आएगा कहीं पे भी, आपको राउंड बार्स के बारे में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो आप फिलहाल के लिए राउंड बार्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन भी अगर नहीं करना चाहते हैं अपने आंसर्स में, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सिर्फ नाम लिख दीजिए और आप एक्सप्लेन कर दीजिए पहले 4 टॉपिक यहाँ तक को, उसके बाद राउंड बार्स को छोड़ दीजिए, आगे फ्लैट्स आएगा वो समझा दीजिएगा। फिर आप ये स्क्वायर बार्स देखते हैं, ये सारे राउंड बार्स और स्क्वायर बार्स आप कहाँ देखते हैं, आप देखते हैं अपने विंडोज़ में, जो आपके स्टील के जो आपका ग्रिल बना रहता है विंडो का, उसमें कई बार आप देखेंगे कि इस तरह से स्क्वायर वाला स्टील लगा रहेगा, इस तरह से आपको ऐसे करके, या फिर वो राउंड वाला बार ही आपको इस तरह से यूज़ कर लिया जाएगा। जेल वगैरह में जो आप देखते हैं तो ये क्या होता है, ये राउंड स्टील का बार इस तरह से यूज़ किया रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको राउंड बार, स्क्वायर बार। उसके बाद आ गया ये कोरुगेटेड शीट। ये कोरुगेटेड शीट क्या है, ये आपको स्टील सेक्शंस नहीं है, जो आपको कैलकुलेशन में यूज़ होगा वो ये नहीं है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि स्टील को कितने तरीके से बना के आपके अभी स्टील स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया जा सकता है। आपके 5th सेम में इसका कोई यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि ये रूफ़ की बात करता है और रूफ़ आपके सिलेबस में अभी है नहीं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडेड मेटल्स के, आपको किसी भी मेटल को आप क्या करते हैं प्लेन शीट्स में बना करके, आप कई बार देखेंगे कि आप लकड़ी का एक डोर बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, और उसमें आपके जो है जिसको आप टीन बोलते हैं जनरली, कि आप एक पतला शीट्स को आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें नेल से आपको फिक्स कर देते हैं। तो वो सारे क्या एक्सपेंडेड मेटल्स हैं। ठीक है, वो सारा आपको कैलकुलेशन में नहीं आएगा। इस तरह से आप देख लीजिए, ये आपका एक्सपेंडेड मेटल्स हो गया। आता है आपको कैलकुलेशन में फ्लैट बार्स। क्या क्या आएगा, एंगल आएगा, चैनल आएगा, आई सेक्शन आएगा, उसके बाद टी आएगा, उसके बाद आएगा आपको फ्लैट बार्स। ये बहुत आएगा कैलकुलेशन में आपके पास, एंगल बहुत आएगा, आई सेक्शन बहुत आएगा। सी और टी जो है ये आपका कम आएगा। ठीक है, सिर्फ आई आएगा, एंगल आएगा और फ्लैट बार्स आएगा आपको। फ्लैट बार्स क्या होता है, कुछ इस तरह से देख लीजिए कि कुछ पार्टिकुलर साइज़ का पहले ही बना दिया गया और आपको अलग अलग थिकनेस का, अलग अलग विड्थ का बना करके रखा गया है। जो स्टैंडर्ड होता है उसमें से आपको जो वाला भी कभी रिक्वायरमेंट है वो वाला आप यूज़ कर लीजिए। अब इसमें देखिए थिकनेस जो है 5 mm से 40 mm तक वेरी करता है, ये वाला थिकनेस, और जिसका विथ है ये 10 mm to 400 mm हो सकता है, मतलब 40 सेंटीमीटर से लेकर के ये आप देखिए ये बड़े वाले साइज़ है। और इसी तरह से इसमें से कोई एक छोटा वाला देख लीजिए, ये हो सकता है आपको 100 mm का होगा, ये 400 mm का होगा। तो
तो इस तरह से अलग अलग साइज़ का आपको मिलता है मार्केट में। आपको कैलकुलेशन में जितना भी एरिया का रिक्वायरमेंट है, थिकनेस आप जैसे कभी अक्सर क्या होता है ना कि थिकनेस फिक्स होता है, जैसे आप एक ये फ्लोर बनाना चाह रहे हैं तो इस फ्लोर के ऊपर आप यहाँ पे जो सेक्शन यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे भी सेम टाइप का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी तो ये फ्लोर एक हाइट का रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे 6 यूज़ कर लिए हैं तो 6 का ही आपको पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो आप टोटल एरिया देख लीजिए कितना है। अगर आपको 100 mm स्क्वायर चाहिए तो 100 mm स्क्वायर में से आपका एक थिकनेस तो ये 6 है, आपको बचा विथ डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, जो भी आपको ये 16 पॉइंट समथिंग का रिक्वायरमेंट आया तो आप 20 mm बाई 6 mm का आप सेक्शन यूज़ कर लीजिए। टोटल एरिया कितना मिल गया 120, रिक्वायरमेंट कितने का था 100 का था। इस तरह से आपको चूज़ किया जाता है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्लेट्स। अब सेम चीज़ आप फ्लैट्स में क्या किए, आप कुछ इस साइज़ का एक स्टील का प्लेट बना लिए एक तरह से, लेकिन इसमें क्या किया, जैसे मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है, इसमें आप ये फिक्स कर दिए 10 mm से 400 तक। अगर उसको 600 का चाहिए तो क्या, अगर उसको 1 मीटर का चाहिए, 2 मीटर का चाहिए और थिकनेस 8 mm ही चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 मीटर बाई ये कुछ ऐसा 2 मीटर, ये 2000 mm का हो और ये आपका 5 mm का हो, तो ऐसा चाहिए होगा तो क्या होगा, इसको कहते हैं हम लोग प्लेट्स। अगर ये विथ फिक्स है तो फ्लैट, अगर विथ 400 से ज़्यादा है, फिक्स इन द सेंस कि अगर 400 से नीचे है तो आप कहेंगे कि ये फ्लैट्स है। अगर 400 से ऊपर है, 1 मीटर है, 600 mm है, 2 मीटर है, 1.5 मीटर है, उस केस में ये कहलाता है प्लेट्स। दोनों का फंक्शन सेम, एरिया कितना चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ 2000/5 है, इसका मतलब है कि 10,000 mm स्क्वायर का एरिया चाहिए था। आपको अगर 10 mm से आप डिवाइड कर देते तो ये 1000 का हो जाता। तो इस तरह से आपका प्लेट जो है वो डिसाइड किया जाता है, दोनों का काम सेम होता है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज़ किया जाता है, जनरली आप देखेंगे जैसे आपका स्टील का जो आपका रोड के ऊपर आप ओवरपास देखते हैं जो पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है, आप उसमें देखते हैं कि आप स्टील के प्लेट्स के ऊपर चल रहे होते हैं। वो प्लेट्स आपको कुछ इस साइज़ का, अब वो या तो चेकर्ड होता है, मतलब उसमें आप छोटे छोटे इस तरह से आप डॉट्स निकले हुए देखेंगे, या तो वो प्लेन रहता है और इस तरह से आपको छोटा छोटा आपको जो प्लेट्स है ये इस तरह से ऐसे कनेक्टेड रहता है और आप इसके ऊपर से आप चल के जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाता है, ये प्लेट्स कहलाता है। तो स्टील के जो भी चीज़ हम लोग अभी आगे यूज़ करेंगे आप वहाँ न्यूमेरिकल्स में देखेंगे प्लेट्स। अभी हम आपको यहाँ पे लिख के दिए थे कि आपको ज़्यादातर क्या यूज़ होगा, एंगल, चैनल, आई सेक्शन, टी सेक्शन, फ्लैट्स और प्लेट्स, जिसमें से आपका प्लेट्स, फ्लैट्स, एंगल और आई सेक्शन ये ज़्यादातर यूज़ होगा। तो जब भी आपको बोलेगा कि एक प्लेट है जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि प्लेट है, इसका मतलब है टॉप से कुछ ऐसा दिखेगा। आपका इंपॉर्टेंट ये होगा कि एक तो इसका थिकनेस बता दो कितना है, इस तरह से ये थिकनेस बता दो, और दूसरा बता दो कि ये कितने विड्थ का है, क्योंकि 400 से कम भी हो सकता है। काम तो प्लेट्स का ही करेगा लेकिन उसका नाम क्या दे देंगे, फ्लैट्स दे देंगे। तो हो सकता है कई बार वो प्लेट लिख करके भी आपको बोल देगा कि 300/6 mm, तो कोई इशू नहीं है, वो इसको अगर प्लेट्स बोल रहा है तो प्लेट्स मान लीजिए, काम तो फ्लैट्स और प्लेट्स का एक ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको 10 टाइप्स के आपके स्ट्रक्चर के 10 या 9 टाइप्स के हैं जो आपके स्टील में यूज़ होते हैं, और इनके बारे में आपको स्टील टेबल जो है वो आपको पूरा डिटेल्स बताता है कि किसका क्या प्रॉपर्टी होगा। आपको एंगल के बारे में, चैनल के बारे में, आई के बारे में, टी के बारे में, राउंड बार्स के बारे में भी बता देता है, स्क्वायर बार्स का भी बता देता है, कोरुगेटेड शीट नहीं बताता है, एक्सपेंडेड मेटल नहीं बताता है, फ्लैट बताता है, प्लेट बताता है। तो 10 में से आपको 8 जो है वो स्टील टेबल में प्रॉपर्टीज़ मिलती है। थ्योरी पूछता है अगर, या तो आप इतना ध्यान रखिए कि अगर 4 मार्क्स का है तो 4 को एक्सप्लेन कर दीजिए, किसी भी 4 को, 6 का है तो किसी भी 6 को एक्सप्लेन कर दीजिए, जो आपको याद रहता है। इससे आपको थ्योरी में टोटल मार्क्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, 11 नंबर में आप देख रहे हैं रिब्ड टॉर स्टील बार्स, वो क्या है, वो आपका वही है जो आप आरसीसी में करके आए हैं अभी। ये आप देख लीजिए कि ये आपका प्लेट है। अब आप देख लीजिए कि ये है थिकनेस उतना ही, इतना फ्लैट में था, लेकिन फ्लैट क्या था, एक छोटा सा टुकड़ा इतना सा अलग अलग करके बनाया गया था। ये टोटल को आप देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं आपका प्लेट्स। ठीक है, लास्ट है आपका रेनफोर्सिंग बार। रेनफोर्सिंग बार जो आप अभी आरसीसी में यूज़ करके आए हैं, ये आप देख लीजिए, जो हम लोग बार बार प्लेन स्टील बोले थे ना कि Fe250, इसको हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्लेन बार्स भी बोलते हैं। प्लेन बार्स का मतलब कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये प्लेन नहीं होगा, प्लेन ये होगा, प्लेन बार्स। ठीक है, हर जगह पे ये प्लेन गलत लिखा गया है, ये प्लेन नहीं होगा। प्लेन का मतलब होता है PLAIN, ये प्लेन मतलब है कि अलग प्लेन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
अब इसी में आपका रिप्ड टॉर, ये तो हो गया आपका प्लेन बार्स, ये वाला। इसमें आप देखिए कोई भी आपको ऊपर से कुछ भी आपको कोरुगेशंस नहीं बना हुआ है। इसी तरह में आप ये वाला जो स्टील देखते हैं ये कहलाता है रिप्ड टॉर स्टील बार्स। टॉर मतलब है कि एक टाइप होता है। वो टाइप क्या होता है कि आप जब इसको बनाते हैं तो आप इसको पहले हॉट किए, इसको एक शेप में बनाए, उसके बाद आप इसको कूल होने दिए, उसके बाद जब आप ये वाला जो इनग्रेव्स देख रहे हैं जो इसके ऊपर में इस तरह से ये बना हुआ है, ये जब ये स्टील कूल हो जाता है उसके बाद हम लोग इसको ट्विस्ट करते हैं तो ये कहलाता है कोल्ड ट्विस्टेड। तो ये जो कोल्ड ट्विस्टेड बार होता है ये सब कहलाते हैं रिप्ड टॉर स्टील बार। एक और आप देखते हैं टीएमटी बार्स, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। वो क्या होता है कि आपको उसमें जो होता है स्टील, जैसे ये मान लीजिए आपका ये फॉर एग्जांपल ये टीएमटी है, बाहर से देख के तो पता नहीं चलेगा। ये आप मान लीजिए कि आपका टॉर है, तो टॉर तो आप समझ गए कि पहले आप स्टील बनाए, उसके बाद वो ठंडा हो गया, उसके बाद उसको ट्विस्ट किए, तब जाकर के उसमें ये सारा चीज़ आया। ठीक है। टीएमटी में क्या होता है कि आपका बाहर से तो आप ये सारा चीज़ आप चाहे उसको ठंडा करके बनाइए, गर्म में बनाइए, कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट इसके लिए ये होता है कि अगर आप इसका डायमीटर देखेंगे तो उसका डायमीटर कुछ ऐसा होगा। ये बाहर वाला वो पोर्शन है जो हार्ड है, जो आप ये देख रहे हैं, और इंटरनल आपको ये छोटा सा पोर्शन होगा जो इसका कोर कहलाएगा। और ये जो होगा ये आपको एक डक्टाइल, एक लिक्विड अंदर में आपको एक तरह से समझिए कि आप कैसे एक्सप्लेन करें कि आपको ये फ्लो नहीं करता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये वाले को हम सॉफ्ट कर दें और इस वाले को हार्ड कर दें, बाहर वाले पोर्शन को, तो ये ओवरऑल स्टील क्या होगा, एक डक्टाइल एक इफेक्ट देगा, क्योंकि अंदर में एक सॉफ्ट लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसमें आप अगर जो लोड लगाएंगे ये जो रेजिस्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा लोड रेजिस्ट करेगा इसके कंपैरिजन में। टॉर के कंपैरिजन में टीएमटी ज़्यादा आपको जो लोड है वो रेजिस्ट करता है, जो डक्टिलिटी है वो टीएमटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि कोर जो होता है इसका सॉफ्ट होता है, बाकी बाहर हार्ड होता है। टॉर स्टील में ऐसा नहीं होता है। टॉर में टोटल का टोटल स्टील होता है और टोटल हार्ड होता है, तो टॉर आपका कम लोड बियर करता है टीएमटी से। इसलिए मार्केट में आप देखेंगे कि टीएमटी स्टील जो है वही आपको बिकते हैं और वही सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। तो खैर इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसमें ऐड कर दिए। आपको सिर्फ यहाँ के ये 10 टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें से आपको 8 टाइप्स का थ्योरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 टाइप्स हम आपको और साथ में समझा दिए। इस 8 टाइप्स में से भी आपको 4 या 5 टाइप के स्टील ही आपके न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि यूज़ होगा टेंशन में और कंप्रेशन में। अब आपको आज के लेक्चर में ये पता चल गया कि स्टील के कितने कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। इसमें से 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गए कि आपको चैनल सेक्शन कितने टाइप का होता है, आई सेक्शन कितने टाइप का होता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बन गया थ्योरी वाला कि आपको ये थ्योरी क्वेश्चन कैसे इसमें से पूछ सकता है। अब नेक्स्ट वाले क्लास में जो कल होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब इसी तरह से जो आई सेक्शन से आई सेक्शन को जोड़े, या फिर फ्लैट्स को फ्लैट्स से जोड़े, या प्लेट्स को प्लेट से जोड़े, तो उसको जोड़ेंगे हम लोग बोल्टेड कनेक्शन से। अब आपको ये स्टील का टाइप समझा दिए। अब कल जब हम बोलेंगे कि दो प्लेट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कितने टाइप से कनेक्ट हो सकता है, वो लैप जॉइंट से हो सकता है, वो बट जॉइंट से हो सकता है। तो इसमें बोल्ट का रोल कहाँ पे आया, फिर बोल्ट का क्या प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, वो सारा टेक्निकल वाला कल वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कहलाएगा आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कल वाला आपका जो चैप्टर होगा वो कहलाएगा आपका कनेक्शन। और कल ही हम उसको एंड करके, ताकि 3 लेक्चर्स में आपका ये टोटल इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए और फिर 4th वाले लेक्चर से हम लोग टेंशन में आगे बढ़ जाएंगे। ये इतना दूर आपको लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, और बिना इसको बताए हम आपके टेंशन मेंबर में जा ही नहीं सकते हैं। अगर हम गए भी तो आपको हमको रटवाना पड़ जाएगा सारी चीज़ों को, हमको बार बार आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये बाहर आप अगर आप सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे तो फिर आपको ये यूज़ होगा। बार बार जब हम ये बोलेंगे तो फिर आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो 3 घंटा एक्स्ट्रा लगा लीजिए, थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा खर्च कर लीजिए, उसके बाद जो आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम देगा। भले स्टील से क्वेश्चन 3 या 4 पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन वो 3-4 भी आपको टेंशन, कंप्रेशन, कनेक्शन और बीम से ही रहता है। इसके अलावा और किसी टॉपिक से नहीं आता है। एक प्लास्टिक एनालिसिस से आ सकता है, तो वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उस समय वो चीज़ को बताया जाएगा। अभी आप जितने टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमसे जो पढ़ेंगे आप इस सिलेबस में, इसमें से आपको मेजर क्वेश्चंस बनने वाले टॉपिक भी यही सारे हैं। हम आपको वैसे पढ़ा देंगे कि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए। बस आपको ये लेक्चर सुनना है और 6 महीने की वैलिडिटी रहती है। आप लास्ट में जब आपका ये कोर्स एक्सपायर होने वाला हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार लास्ट के मंथ जब 1 महीना बचा हो तो दोबारा से इस लेक्चर को ओपन कीजिए और कम से कम स्टील वाला सारा देख जाइए, ताकि आपको ये चीज़ जो है वो हमेशा के लिए याद रह जाए। ठीक है, एक नोट्स बना लीजिए ताकि उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा रहेगा। 6th सेमेस्टर में भी काम आएगा, बीटेक में भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा।
ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग आज स्टील के टाइप समझे। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में कनेक्शन समझते हुए, बोल्टेड कनेक्शन समझते हुए, फिर हम लोग स्टील में टेंशन मेंबर में यूनिट नंबर 1 वहाँ से हम लोग आपको स्टार्ट कर देंगे। ये सारे नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। जैसे ही आपका जो प्रॉपर लेक्चर जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में जो हम आपको ये टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन डिस्कस किए, थोड़ा लेंदी हुआ लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।